सकते हैं एक बार के लिए? देखो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, प्रोडक्शन कॉस्ट एंड रेवेन्यू इफ रेड टुगेदर विल गिव यू द मैक्सिमम बेनिफिट। ठीक है, क्योंकि तीनों चैप्टर्स वैसे इंडिपेंडेंटली अलग अलग है, बट तीनों चैप्टर को अगर लिंक करके पढ़ते हैं तो कभी आप भूलोगे नहीं, दैट्स द पॉइंट। ठीक है, तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ प्रोडक्शन कॉस्ट एंड रेवेन्यू, बिकॉज तीनों इज फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? तो रेवेन्यू चैप्टर अपन पढ़ेंगे स्टैंड अलोन। अगर मैं पढ़ाऊं आप लोग को रेवेन्यू चैप्टर, तो सर सबसे पहला टॉपिक जो हमें को पढ़ना था वो क्या था आपका? बिकॉज इट्स बिन अ वाइल, तो मैं एक बार फटाफट रिकॉल भी कर देता हूँ, जिनका नहीं भी किया हुआ ध्यान से सुनो एकदम। ठीक है, रेवेन्यू वाला पार्ट में पहला मुद्दा क्या होता है कि रेवेन्यू कैसे निकालेंगे, अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे कि अपना एक फर्म का रेवेन्यू कितना आया है। उसको कैसे निकालेंगे अपन? बाय प्राइस इनटू व्हाट? क्वांटिटी। प्राइस इनटू क्वांटिटी करने से अपने को क्या मिलता है? रेवेन्यू मिल जाएगा। ठीक है, प्राइस इनटू क्वांटिटी करने से अपने को क्या मिल जाएगा? रेवेन्यू मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं कोई शॉप में गया और शॉप वाला के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूं, क्योंकि अगर मैं शॉप में जा रहा हूं तो बेच कौन रहा है? शॉपकीपर बेच रहा है। शॉपकीपर अगर मुझे 10 चॉकलेट बेचा और वो 50 रुपए का एक चॉकलेट था, तो मेरा टोटल रेवेन्यू कितना का हुआ? 500 रुपए का मेरा टोटल रेवेन्यू हुआ। दैट इज व्हाट माय टोटल रेवेन्यू। बात समझ में आया आपको? दिस इज माय टोटल रेवेन्यू, यानी किसी का खर्चा तो किसी का रेवेन्यू। मेरा लिए क्या हो गया था? वो मेरा खर्चा हो गया था, और वो शॉपकीपर के लिए क्या हो गया? रेवेन्यू। सही बात है। तो रेवेन्यू क्या बोलेंगे अपन? सर टोटल जो भी एक पर्सन या एक शॉपकीपर जो है, जो सामान बेच रहा है, वो कितना रुपया कमा रहा है बाय सेलिंग अ पर्टिकुलर कमोडिटी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेवेन्यू बोलेंगे। और सर इसको कैसे निकालेंगे हम लोग? सर प्राइस इनटू क्वांटिटी करके। सर प्राइस इनटू क्वांटिटी से मेरे को क्या मिलता है अल्टीमेटली? टोटल रेवेन्यू। अगर आपने तीनों चैप्टर को साथ में लिंक करके पढ़ा होगा, तो राइट फ्रॉम प्रोडक्शन चैप्टर टू द रेवेन्यू चैप्टर वी हैव बेसिकली थ्री कॉन्सेप्ट्स: टोटल्स, एवरेजेस एंड मार्जिनल। वही सेम लेगेसी इसमें भी कंटिन्यू हो रहा है, टोटल्स, मार्जिनल एंड एवरेज। ठीक है, बात समझ में आ रहा है आपको? पक्की बात बता रहा हूं आपको, जो ये लिंकेज से पढ़ते आ रहा है, जिस स्टाइल से पढ़ा रहा है, वो शुरू से लेके लास्ट तक का पूरा माइक्रो समझ सकता है आपको आराम से। दैट हैज टू बी योर स्किल लेवल, जिसमें आप लोग माइक्रो पढ़ो। बात समझ में आ रहा है? पक्की बात। एक क्या है आपका? टोटल्स का कॉन्सेप्ट। दूसरा क्या हो गया आपका? मार्जिनल कॉन्सेप्ट। तीसरा क्या हो गया आपका? एवरेज का कॉन्सेप्ट। टोटल्स, मार्जिनल्स एंड एवरेज। सर टोटल कैसे निकालोगे? सर जितना रेवेन्यू एक यूनिट में कमा रहा है, सब कुछ को अगर मिला के मैं निकालूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? टोटल रेवेन्यू। वो कैसे निकालेंगे सर? ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, प्राइस इनटू क्वांटिटी करके। अगर मेरा एक शॉप है फोन का, ठीक है, मैं एक फोन बेच के 20,000 रुपए कमा रहा हूं। एक फोन बेच के कितना कमा रहा हूं? 20,000 कमा रहा हूं। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, अगर मेरे शॉप में 100 फोन है, कितने फोन है मेरे पास? 100 फोन है, तो मैं पूरा का पूरा टोटल कमाई कितना कर रहा हूं? 100 इंटू 20,000। सही बात है या नहीं? मुझे बताइए, सही बात है। मैं एक फोन को बेचे कितना कमा रहा हूं? 20,000 रुपया। दैट इज द एवरेज रेवेन्यू। अरे कोई फोन 25 का भी हो सकता है, कोई फोन 20 का भी हो सकता है, कोई फोन 15 का भी हो सकता है, कोई फोन 30 का भी हो सकता है। मेरा एवरेज प्राइस क्या है पर फोन का? 20,000 रुपया। दैट इज व्हाट माय एवरेज रेवेन्यू। कि सर मोटा मोटी अगर मैं एक फोन को अपने शॉप से बेचूं तो मैं कितना रुपया निकालूंगा? दैट इज नोन एज व्हाट? माय एवरेज रेवेन्यू। बात समझ में आ रहा है? और इस तरीके से अगर मैं पूरा का कैलकुलेट किया, सभी फोन के प्राइसेस को सभी मल्टीप्लाई कर दिया, जितने भी यूनिट्स है, तो मुझे क्या मिलेगा? पूरा शॉप का मेरा क्या इनकम। सही बात है, बिल्कुल। क्या आप एवरेज और टोटल को पढ़ पाए हो? ठीक है, टोटल कैसे निकालेंगे अपन? प्राइस इनटू व्हाट? क्वांटिटी। एवरेज कैसे निकालेंगे? टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय व्हाट? क्वांटिटी। सही बात है, बिल्कुल यहाँ पे। ठीक है, पक्की बात। और सर मार्जिनल कैसे निकालते हैं? सर मार्जिनल का मतलब क्या है? मार्जिनल इज नथिंग बट द एक्स्ट्रा या फिर एडिशनल। सर मैंने एक फोन बेचकर मेरा 20,000 रुपया कमाई हुआ, मैंने एक और फोन बेचा और दोनों मिलाकर अगर मेरा 45,000 का बिक्री हुआ है, तो आप मुझे बताइए सेकंड फोन बेचने की वजह से मेरा एक्स्ट्रा कमाई कितना हुआ? गणित है? हाँ, पहला फोन 20 का था, दो बेच के 45 कमा रहा हूं, तो कितना कमा रहा हूं? 45 इज 45 इज 45, 20 इज 20। अंग्रेज 25 कमा रहे नहीं, कर रहा धंधा मत करो तुम लोग, हम बता रहे तुम लोग को। दो फोन्स बेचकर अगर मैंने 45 कमाया, ये मैंने बोला। पहला फोन बेचकर मैंने 20 कमाया, दो फोन बेचकर मैंने 45 कमाया, तो सेकंड फोन बेचने की वजह से मेरे को कितना रुपया आया? 25,000 रुपया। हम एग्जैक्टली यही लाइन बोला, एग्जैक्टली यही डुप्लीकेट स्टेटमेंट वापस से बोला था जो अभी मैंने बोला। बस पिच और ड्यूरेशन जो है आपका स्पीड का, वो अलग हो सकता है। हाँ वेरी गुड। और तुम क्या? 5,000 रुपया। तो मुझे बताइए, रुकिए, मैं ये पूछ रहा हूँ एक्स्ट्रा कितना इनकम कमा रहा है अपन फोन बेचकर? 25,000 रुपया। वही अगर मैंने तीन फोन बेचकर 75,000 कमाया,
तो मेरा थर्ड फोन बेचने की वजह से कितना एक्स्ट्रा कमाई आया, 75 माइनस 45 विच इज हाउ मच, 30,000 रुपया। तो गणित छोड़ दो, तुमको बता रहा है। ठीक है, समझ में आया क्या, पक्की बात। अच्छा सुनो, इसको हम सरकाजम में दिया, लिटरली मत ले लेना इसको। हाँ, फालतू का उनका धंधा खराब होगा, हमको गाली पड़ेगा, फायदा नहीं है भाई। ठीक है, जो मन है वो करो, वो डू वॉट एवर यू वांट टू डू मैन। ठीक है, बात ये है, समझ में एडिशन का मतलब समझ में है कैसे निकाला। अच्छा चलो, 75 का मतलब 75 होता है, ठीक है, एंड 45 मतलब 45, चलेगा बिल्कुल यहाँ पे, पक्की बात 100%। दिस इज द एडिशनल इनकम, एडिशनल रेवेन्यू दैट आई अर्नड फ्रॉम सेलिंग वन एक्स्ट्रा कमोडिटी। अगर किसी को याद होगा तो प्रोडक्शन में याद करो, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कितना बेचा मैंने एक और इनपुट के चक्कर में, दैट इज व्हाट मार्जिनल प्रोडक्शन। एक यूनिट खरीदने के चक्कर में मेरा कॉस्ट कितना लगा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे अपन, मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, यूनिट्स में बात करें तो मार्जिनल प्रोडक्शन, कॉस्ट में बात करें तो मार्जिनल कॉस्ट। और एक और यूनिट बेचने की वजह से मेरा रेवेन्यू एक्स्ट्रा कितना है, उसको अपन क्या बोलेंगे, मार्जिनल रेवेन्यू। यानी तीनों का जो सर्कमफेरेंस है वो बिल्कुल क्या है, सेम है। बात समझ में, तीनों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्या है, सेम। याद करो, मार्जिनल प्रोडक्शन कैसे निकालते हैं, टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस वन। कॉस्ट कैसे निकालते हैं, टीसीएन माइनस टीसीएन माइनस वन। सिमिलरली इसका कैसे निकालेंगे, टीआरएन माइनस टीआरएन माइनस वन। एकदम सेम तरीका है। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक, पक्की बात 100%। बस सर अभी तक तो सब कुछ सिमिलर ही चल रहे थे, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। अलग क्या है इसमें, अलग ये है कि रेवेन्यू का एस्पेक्ट जब हम लोग बात करते हैं, वी टेंड टू डिवाइड द एंटायर डिस्कशन इनटू टू हाफ्स। ठीक है, वन वाज इन द केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एंड द अदर इज इन द केस ऑफ जनरल या फिर इनपरफेक्ट बोल सकते हैं हम लोग। बराबर, सही बात है बिल्कुल यहाँ तक। ठीक है, जो लोग नहीं भी सुना है सुन लो एक बार अच्छे से। वन इज द केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था वाज ऑल अबाउट द फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। सही बात है बिल्कुल। यहाँ पे मैंने क्या किया, पूरा पूरी मार्केट में जब रेवेन्यू का डिस्कशन करना है तो पूरा पूरी मार्केट को मैंने दो हाफ में डिवाइड कर दिया। कितने हाफ में डिवाइड कर दिया, दो हाफ में डिवाइड कर दिया। एक मैंने क्या बोला आपको, इन द केस ऑफ व्हाट, in the case of perfect competition, in the case of what, perfect competition, and दूसरा वाला कौन होगा, in the case of imperfect competition। समझ में है। और तीसरा एक और है जिसको बोलते हैं अपन जनरल रिलेशनशिप। ठीक है, वो अपन एक बार के लिए साइड में रखते हैं, जब टाइम आएगा मैं समझा दूंगा आपको। पर इस जनरल रिलेशनशिप को समझने के लिए आपको प्रोडक्शन का चैप्टर आना ही चाहिए, अदरवाइज इसमें डिफिकल्ट होगा आपको समझने में। यू शुड नो द प्रोडक्शन चैप्टर। ठीक है, बात समझ में आया आपको, कॉस्ट नहीं भी चलेगा तो चलेगा, बट प्रोडक्शन आपको आना चाहिए। ठीक है, नाउ बट सर आपने अभी तक बताया नहीं कि हम लोग कौन सा डिस्कशन कर रहे हैं। अगर किसी ने प्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा था तो आप याद करो, पहला डिस्कशन अपन ने किया था अबाउट द थ्री टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन एंड एवरेज प्रोडक्शन। ठीक है, फिर हमने डिस्कस किया था इन द केस ऑफ ड्यूरेशन, ड्यूरेशन के हिसाब से देयर वर टू रन्स, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। शॉर्ट रन के तहत हमने लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल, वो पढ़ा था, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, चलो याद, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस अपन ने पढ़ा था। इधर था लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, याद है ना आप लोगों को, ये अपना सिलेबस में नहीं था, चार्ट याद आ रहा है पूरा बढ़िया से। यहाँ था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, उसमें अपना 3 स्टेजेस था, याद करो। ठीक है, वो वाला पार्ट था अपना। ठीक है, बराबर। इसमें भी क्या होगा, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। जो भी डिस्कशन अभी हम लोग कर रहे हैं वो कौन से एस्पेक्ट में डिस्कस करेंगे, इन द केस ऑफ शॉर्ट रन। क्या भैया इसमें से हम लोग को शॉर्ट रन लॉन्ग रन पूछेगा, द आंसर इज नो। तो बता क्यों रहे हो आप, ताकि आपको आगे जाके क्लैरिटी रहे कि आप लोग क्या पढ़ रहे हो। समझ में आया आप लोग, चलेगा बिल्कुल। संडे का डेट क्या है बताओ एक बार के लिए, संडे डेट क्या है, 18 तारीख है। ओके, नाउ परफेक्ट कंपटीशन के जब हम लोग बात किए थे, परफेक्ट कंपटीशन के बारे में जब हम लोग बात किए थे, तो आप मुझे बताइए परफेक्ट कंपटीशन में हमने क्या क्या चीज सीखा था। सर परफेक्ट कंपटीशन एज द वर्ड सजेस्ट, परफेक्ट वर्ड मतलब कंपटीशन का वो मोमेंट जहां पे सब कुछ क्या है, बिल्कुल परफेक्ट है, कुछ भी चेंजेस या फिर कुछ भी इश्यूज उस मार्केट में है ही नहीं। क्या ऐसा रियल लाइफ में एग्जिस्ट करेगा कभी कि सब कुछ परफेक्ट है, बताओ कोई बात के लिए, क्या तुम्हें कोई परफेक्ट आइडियल इंसान मिलेगा, नहीं। सही बात है ना, बट फिर भी हम लोग अपना दिमाग में परफेक्टनेस का एक पैरामीटर बना के रखता है कि ये होना चाहिए, 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 फिर उसको रियल से कंपेयर करते हैं। सही बात है। तो अगर मार्केट सब कुछ बढ़िया होता, सब कुछ सही होता, मार्केट में एकदम फेयर होता, तो उस मार्केट को क्या बोलता है अपन, परफेक्ट कंपटीशन। एंड डू यू अंडरस्टैंड, इवन इफ परफेक्ट कंपटीशन रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है, फिर भी हम उसे क्यों पढ़ रहे हैं। बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है आप लोगों को, कि अगर परफेक्ट कंपटीशन रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है, स्टिल हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, बिकॉज हम उसको रियल लाइफ कंपटीशन से क्या कर सके, उसे कंपेयर कर सके। ठीक है, तो जो भी आप फीचर्स परफेक्ट कंपटीशन का पढ़ोगे पढ़ोगे पढ़ोगे, ठीक है, वो क्या होगा आपका, आर्बिट्री होगा। बट वी हैव टू कंपेयर दिस विद द रियल मार्केट, हेंस वी आर स्टडीइंग द फीचर्स। आपके सिलेबस में there's a chapter known as markets,
वैसे तो ये चैप्टर मार्केट्स बड़ा चैप्टर था, ठीक है, इट हैड डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपटीशन। मैंने लास्ट क्लास में उन डिफरेंट टाइप्स की कंपटीशन को भी डिस्कस किया था, बट क्योंकि लकीली राइट नाउ वी हैव टू बी लिटिल मोर ऑन द एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन, तो मैं उस कंपटीशन के बारे में वापस रिपीट नहीं करूंगा। अभी विल स्ट्रेट अवे गो टू द एग्जाम पर्सपेक्टिव। आपके सिलेबस में देयर इज ओनली परफेक्ट कंपटीशन जो कि पढ़ना है आपको, एंड ट्रस्ट मी वो बल्क सा चैप्टर बिल्कुल छोटा हो गया, इनफैक्ट वन क्लास का, लास्ट क्लास में हमने वो खत्म भी कर लिया था फीचर्स को, ठीक है। तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या क्या फीचर्स होता है पहले समझ लीजिए। ये मैं रेवेन्यू चैप्टर में नहीं दिया हुआ है, ये मैं कहां शिफ्ट कर रहा हूं, मार्केट्स में। मैं तीनों चार चैप्टर को साथ में पढ़ाऊंगा इस तरीके से आपको कि आपको समझना पड़ेगा। एंड आई हाईली इंसिस्ट, अगर आप लोगों का कॉस्ट चैप्टर नहीं हुआ है तो कॉस्ट चैप्टर एक बार देख लेने का, ठीक है, बराबर। या फिर संडे को आई कैन प्लान टू रिवाइज प्रोडक्शन एंड कॉस्ट इफ यू ऑल वांट, चलेगा, ताकि आप लोगों का खत्म हो जाए, क्योंकि मेरा हिसाब से डिमांड तक आप लोगों का खत्म हो गया होगा एक बार के लिए सबका। तो व्हाट डू वी डू, संडे को मैं प्रोडक्शन कॉस्ट रिपीट करवा दूं आप लोग का, ताकि रेवेन्यू दिमाग में सेट हो जाए। बट देन आफ्टर दैट देयर इज नो रिपीटिंग, आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली, आई विल गिव इट इन द वेरी ब्लंट मैसेज इन द ग्रुप, देयर इज नो रिपीटेशंस आफ्टर दैट, ठीक है। आइदर यू हैव टू सिट डाउन फॉर द लास्ट मोमेंट, एकदम जहां पर एकदम रिवाइज वो कराता है, एकदम फास्ट ट्रैक के हिसाब से कराता है, वेट फॉर दैट, दिस इज द लास्ट मोमेंट वी कैन कम इन, सिंपल। समझ में आया, पक्की बात। संडे लेट्स कीप दैट एज अ कट ऑफ टाइम, बिकॉज देयर इज नो अदर ऑप्शंस, मतलब उसको और एक्सपैंड नहीं कर सकते हम लोग, राइट, क्योंकि नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो परफेक्ट कंपटीशन में मैंने क्या डिस्कस किया, मूविंग ऑन टू द मार्केट्स चैप्टर, बराबर। परफेक्ट कंपटीशन में सबसे पहला फीचर्स क्या था, देखो एक बार के लिए क्या लिखा हुआ है, दिस लार्ज नंबर ऑफ व्हाट, बायर्स एंड सेलर्स, एवरी पॉइंट हैज अ वेरी डीप मीनिंग। तो एक बार पढ़ने का, ध्यान से करने का, लैंग्वेज को पकड़ना मेरे साथ में, ठीक है। अंदर का जो पैराग्राफ है वो आप अपने हिसाब से ब्लेंडिंग करो लैंग्वेज को, बट ट्राई टू रिमेंबर द लैंग्वेज अभी, ठीक है। क्या बोला मैंने, लार्ज नंबर ऑफ व्हाट, बायर्स एंड सेलर्स, एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस पार्ट, ठीक है, देयर इज अ गारंटीड क्वेश्चन व्हिच विल कम इन द एग्जाम, ठीक है। फॉरगेट ऑफ द एग्जाम्स, अभी के लिए कॉन्सेप्ट देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, लार्ज नंबर ऑफ व्हाट, बायर्स एंड सेलर्स, ठीक है। खूब सारे बायर्स हैं मार्केट में, खूब सारे क्या है, सेलर्स है। अगर मार्केट में खूब सारे बायर्स होते हैं, खूब सारे सेलर्स होता है, तो मुझे बताइए, अगर मैं ऐसा मार्केट में हूं जहां पे मेरे तरह बहुत जने बेचने वाले, बहुत जने खरीदने वाले, तो आप मुझे बताइए, क्या एज अ सेलर आई हैव एनी डोमिनेटिंग पोजीशन इन द मार्केट, टेल मी, नो। क्योंकि कोई भी इंसान बेच सकता है, कोई भी इंसान खरीद सकता है, तो आई हैव नो डोमिनेंस ओवर द मार्केट, यानी कि जो मार्केट में चल रहा है मुझे अनडाउटेडली उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, सेलर इज इन नो पोजीशन, सेलर इज इन नो पोजीशन टू डोमिनेट द मार्केट। ये सब लैंग्वेज आपके आना चाहिए, क्योंकि ये सब कॉमन सेंस वाला लैंग्वेज है, ठीक है। सेलर इज इन नो पोजीशन टू डोमिनेट द मार्केट, ठीक है। यानी कि मैं अगर डोमिनेट नहीं कर सकता हूं मार्केट को, तो मैं को क्या करना पड़ेगा, भैया जो बाजार में प्राइस चल रहा है उसी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सही बात है या नहीं है, क्योंकि मेरा तो दबदबा चल नहीं रहा है, तो अल्टीमेटली मुझे क्या करना पड़ेगा, जो बाजार में मार्केट चल रहा है, जो बाजार में प्राइस चल रहा है उसी को मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो आई एम द प्राइस मेकर और द प्राइस टेकर, आई एम द प्राइस टेकर, मैं प्राइस लूंगा कहां से, बाजार से, जो बाजार में प्राइस चल रहा होगा। मैं मोमो बेच रहा हूं, मेरे पास कंट्रोल नहीं है मोमो का, तो अल्टीमेटली मेरे को कौन सा प्राइस में बेचना पड़ेगा मोमो को, जो बाजार में मार्केट में रेट चल रहा होगा। आगे जाके अंडरस्टैंड कि क्यों हमको बाजार का प्राइस ही लेना पड़ेगा, वो भी मैं समझाऊंगा अभी आगे जाके आप लोग, ठीक है, चलेगा, ओके। इसकी वजह से सेलर इज व्हाट, द प्राइस टेकर, एंड इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर। सर इंडस्ट्री मतलब बाजार, समझ में आएगा, इंडस्ट्री इज द बाजार। एक काम करिएगा, खाली पानी का बोतल ले आएगा उधर में, ठीक है, मैं पॉज कर देता हूं, डन, ओके। सो इंडस्ट्री इज व्हाट, द प्राइस मेकर, ठीक है, एंड फर्म इज द प्राइस टेकर। सही बात है बिल्कुल। यहाँ पे अब बात, सवाल दूसरा दिमाग में क्या आ रहा है कि भैया मान ले कि बाजार क्या है, मेरा प्राइस मेकर है, बराबर, बाजार क्या है मेरे लिए, प्राइस मेकर है। बाजार प्राइस बनाया कैसे, क्योंकि बाजार वाला जो बनाने वाला लोग है उसमें भी तो ऐसा कोई नहीं है ना, सेंट्रल अथॉरिटी है वो प्राइस डिसाइड कर रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं है। अपन लोग आपस में मिलके प्राइस बना रहे हैं, अपन ही बाजार है, अपन ही बेचने वाला, पूरा सभी के सभी सेलर को ले लो तो वो क्या हो गया, बाजार हो गया, और इंडिविजुअल सेलर को हो गया तो वो क्या हो गया, इंडिविजुअल सेलर हो गया। सही बात है ना। तो आखिरकार व्हाट इज द मोस्ट फेयरेस्ट मैनर इन विच वी डिटरमाइन द प्राइस, जिसको हम लोग बहुत प्यार से इक्विलिब्रियम प्राइस भी बोलते हैं, ठीक है, राइट। उसको कैसे डिटरमाइन करेगा, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, द सिंपल रूल, जिसको वजह से सारे के सारे मार्केट में फेयरनेस रहता है। इट इज द मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म ऑफ कैलकुलेटिंग द मार्केट प्राइस, ठीक है, विच इज द मेथड ऑफ व्हाट, सप्लाई एंड डिमांड। सीधी सी बात है सर, ठीक है। आप सामान लेने गए, एट दिस व्हाट प्राइस मैक्सिमम नंबर ऑफ सेलर्स आर रेडी टू सेल द प्रोडक्ट, एंड एट दैट सेम प्राइस अ मैक्सिमम नंबर ऑफ बायर्स आर रेडी टू बाय द प्राइस। लॉजिकल है या नहीं मुझे पता है, इस तरीके से तो मार्केट प्राइस होता है। आज स्टॉक मार्केट का प्राइस जो है वो कैसे डिटरमाइन होता है कि रिलायंस का शेयर अगर 2,500 है तो मैक्सिमम पीपल आर रेडी टू बाय रिलायंस का शेयर एट रुपीज हाउ मच, 2500, एंड अ मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल आर रेडी टू सेल रिलायंस का शेयर एट रुपीज 2500। तो 2500 क्या हो जाता है, द इक्विलिब्रियम प्राइस और द मार्केट प्राइस। सही बात है ना। इसलिए आप देखना कभी भी अगर आप खोलोगे
ठीक है, अभी तो लेट हो गया। ये तो अब जब भी खोलोगे रिलायंस का शेयर्स का, जब खोलोगे ट्रेडिंग खोलोगे, तो you'll see a number of people buying in different rates. जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट बाइंग एंड सेलिंग रेट में हो रहा है वो बन जाता है क्या, करंट प्राइस ऑफ द शेयर। तो ये होता कैसे है, इन द सिंपल केस ऑफ व्हाट, डिमांड एंड सप्लाई। इसलिए आप सुनते होगे ना, अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर ने बहुत सारे शेयर्स बेच दिया तो शेयर प्राइस क्या होता है, गिर जाता है, बिकॉज सप्लाई क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, प्राइसेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सही बात है ना। एंड अ लॉट ऑफ, अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर ने, जैसे तूने सुना था कि पहले अगर राकेश झुनझुनवाला जी अगर कुछ शेयर खरीदते थे तो शेयर प्राइस, बिकॉज इज अ बिग इन्वेस्टर राइट, ही कैन इन्वेस्ट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इनटू द मार्केट, वो डिमांड क्रिएट कर देंगे शेयर्स का, तो अल्टीमेटली प्राइसेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दैट्स अ वेरी नेचुरल वे ऑफ डिटरमाइनिंग द व्हाट, मार्केट प्राइस। एंड सिंस ये मार्केट जो मैंने डिस्कस किया, परफेक्ट कंपटीशन, इज अ फेयर मार्केट और एन अनफेयर मार्केट, इट इज अ फेयर मार्केट, तो चीजें यहाँ पे क्या होगी, बिल्कुल फेयर होगी। और फेयरनेस कैसे डिटरमाइन करेगा, विद द हेल्प ऑफ द डिमांड कर्व एंड द सप्लाई कर्व। एंड दोनों कर्व जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट में हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज नोन एज अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। एंड अभी तक आप लोग मेरे हिसाब से इतने केपेबल हो गए होंगे टू अंडरस्टैंड कि इस तरफ क्या आता है आपका प्राइस, नीचे क्या आता है आपका क्वांटिटी, नीचे क्या आता है क्वांटिटी, सही बात है ना। तो जिस पॉइंट में दोनों इंटरसेक्ट किया वो क्या हो गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। ये इक्विलिब्रियम प्राइस नहीं है, ये क्या इक्विलिब्रियम पॉइंट है। उससे करस्पॉन्डिंग अगर मैंने लाइन बनाया तो ये क्या होगा आपका, ये क्या होगा इक्विलिब्रियम प्राइस, दिस इज द इक्विलिब्रियम प्राइस। बात समझ में आया। जो मैंने मोमो का एग्जांपल दिया था उसमें ₹5 अगर पर पीस है मोमो का, तो वो ये वाला प्राइस है, ठीक है, ये 0 है, ये हो गया ₹5। समझ में आया आपको, क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक, दिक्कत तकलीफ हो रहा है कुछ भी बताइएगा नहीं। और इसी को कौन एक्सेप्ट करता है, ये चीज होता कहाँ पे है, इंडस्ट्री में, और इसी प्राइस को अपनाता कौन है, सेलर अपनाता है। ठीक है, अब दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है भैया कि सेलर ने ₹5 अपना तो लिया, बट सेलर का प्राइस कंस्टेंटली कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि देख रहा है ना पैरेलल है, तो सेलर का प्राइस कंस्टेंटली कांस्टेंट क्यों है, ये जानना जरूरी है मेरे को। डिमांड सप्लाई से हमको प्राइस मिल रहा है, बट ये प्राइस सभी सेलर के लिए कांस्टेंट क्यों है, मेरे को ये जानना भी जरूरी है। सही बात है या नहीं है, उसके लिए है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है देखिए तो एक बार के लिए, गुड्स आर व्हाट, होमोजेनियस इन नेचर। सर गुड्स आर होमोजेनियस इन नेचर का मतलब क्या होगा, दे आर सिमिलर इन ऑल एस्पेक्ट्स, हूबहू, चेहरा से, तरीका से, मेथड से, सब कुछ क्या है, बिल्कुल सिमिलर है। दे आर सिमिलर इन ऑल एस्पेक्ट्स, मतलब मैं जो मोमो बेच रहा हूँ वही एग्जैक्ट सेम मोमो दृष्टि भी बेच रहा है, एग्जैक्ट सूरत वूरत सब कुछ डिजाइन से। समझ में याद है ना, मैंने क्या किया था, इसको पहले बनाया मोमो को, उसी को हूबहू कॉपी पेस्ट कर दिया। तो आप मुझे बताओ, मैं भी वही मोमो बेच रहा हूँ, आप भी वही मोमो, सेम टेस्ट, सेम क्वालिटी, सेम साइज, एवरीथिंग इज सेम, can I charge a higher amount? No, you also have to charge the same amount. I also have to charge the same amount. That means can I conclude that the price will remain what? Constant. बात समझ में, पीछे क्यों पैरेलल है। सर प्राइस तो हाथ में तो मेरा कंट्रोल है ही नहीं, क्योंकि प्राइस डिटरमाइन कौन कर रहा है, बाजार डिटरमाइन कर रहा है, और उस प्राइस को भी मेरे को उसी हिसाब से अपनाना पड़ेगा। मैं इंक्रीज डिक्रीज नहीं करूंगा, बिकॉज जो सामान मैं डील कर रहा हूँ और जिस सामान में आप डील कर रहे हो, दोनों के प्राइसेस बिल्कुल क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। इट विल बी कंस्टेंटली व्हाट, कांस्टेंट टू ईच अदर हेंस। और कोई भी चीज अगर कांस्टेंट होता है उदित साहब तो क्या होता है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ठीक है, चलेगा बिल्कुल यहाँ पे, पक्की बात 100%। आपके सवाल कैसे पूछेंगे, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन देयर आर जस्ट टू क्वेश्चंस व्हिच आर लेफ्ट फॉर योर एग्जाम्स। नंबर 1, फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, उसी में क्या पता एक्सपेरिमेंट करने के लिए, देन टेल यू 2-3 फीचर्स, उसको बोलेगा एक्सप्लेन करो। ठीक है, होमोजेनियस गुड्स को एक्सप्लेन करो। इन द केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन वी हैव सीन दैट द गुड्स आर सिमिलर इन नेचर, या the goods are of similar, the price remains constant, explain the reason why, because they are homogeneous in nature, they are similar in all aspects, hence every seller has to buy at the, or has to sell at the सेम प्राइस। इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, मतलब वही फीचर्स को घुमा फिरा कर पूछ लिया आपसे। दूसरा क्या है कि प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है इन द केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, दिस इज इट, इतना ही क्वेश्चन पूछेगा आपको बस। ये 2 सवाल में से एक सवाल पूछेगा, ये गारंटीड है, लिख लेना। ठीक है, या तो फीचर्स को इंडिविजुअली पूरा 6 मार्क का क्वेश्चन पूछ लिया फीचर्स के ऊपर में, या तो एक पर्टिकुलर फीचर को घुमा के पूछा हल्का सा, या फिर आपका प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है इन द केस ऑफ व्हाट, परफेक्ट कंपटीशन। लिखोगे कैसे उसमें, बिकॉज देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, the industry is the price maker while the seller is the price taker. Industry sets the price with the help of the demand and supply curve, the point at which demand curve and supply curve, बनाना भी है डायग्राम को, ठीक है ना, इस डायग्राम को बना लेना, नीचे लिखने का, S represents supply curve, D represents demand curve. The point of intersection is known as the point of equilibrium. The corresponding price will be known as the equilibrium price, and the corresponding quantity will be known as the equilibrium quantity. This price is being what, accepted by the seller to be sold, ठीक है, and since they deal in homogeneous nature goods,
the price will remain what? Constant, making it parallel to the x axis. That's it. 3 से 4 मार्क 5 मार्क का सवाल ही बन सकता है आपका. दिस इज लाइक अ बोनस क्वेश्चन टू यू ऑल. लास्ट में जाकर तो सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बता ही दूंगा आपको कौन सा आ सकता है. कुछ कॉमन गिरा भी होगा मेरे हिसाब से जितना मैंने आप लोगों को बोला था उसमें से. ठीक है, सिर्फ एक ओजाई वाला अपन ने मिस आउट कर दिया ना, वो भी आपने ने बोला था इसलिए मैंने नहीं करवाया था आप लोग. जो ओजाइव कर्व था ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाला पार्ट जो था स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट में, ओजाइव या ओगाइव जो भी बोलते हैं आप लोग, OGIV, हमको बोला आया एग्जाम में. मैंने आपको रिवाइज नहीं कराया था उस दिन, वो बोल रहा हूँ. मैंने बोला था ना कि वो ओजाइव वाला. मेरे को नहीं पता, मैंने वो करवाया नहीं था एक दिन पहले. ठीक है, आई गेस उसके अलावा तो सारा कॉमन आया है. वो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में सब आया था तुम लोग का क्वेश्चन में. तुम लोग का भी कॉमन आया था क्वेश्चन कुछ? क्या आया था तो? एक्सक्लूसिव है जिसमें सेम रहता है, 10 10 20 20, वो वाला एक्सक्लूसिव. हाँ तो 100 से 300, 300 से 400, 400 से 500 अगर रहता है दैट इज एन एक्सक्लूसिव सीरीज. सेम रहता है. सर आज हमको एग्जाम के बाद हम यही किया एक्चुअली क्या किया हुआ था पहले क्वेश्चन ये आता है इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव कन्वर्ट करना पड़ेगा. वही मैं बोल रहा हूँ, सुनो सुनो, क्वेश्चन ऐसे होगा, देखो बता रहा हूँ. मैं बता एक से बता रहा हूँ. क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा, देखो. क्वेश्चन ये होगा तुम्हारा 100 से लेके 200, ठीक है, फिर 300 से 400, इस तरीके से था क्या? हम नहीं नहीं, ये इंक्लूसिव है. जो क्वेश्चन क्या था? 220 था ना, 100 था तो डिवाइड बाय 2. फर्स्ट नंबर और वो वाला चीज. हाँ. सही है ना? नहीं नहीं नहीं, क्या 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 मतलब क्वेश्चन में यही था ना कि क्या था, सॉरी, वो गाड़ी खराब होकर रखा. नहीं नहीं नहीं, मतलब हम ये बोल रहे हैं कि एक्सक्लूसिव सीरीज वो हो गया तुम्हारा जिसमें तुम्हारा नंबर सेम रहता है. ठीक है, उसको तुम्हारा क्वेश्चन में एग्जाम में आया होगा दैट यू टू कन्वर्ट इनटू द सीरीज. हाँ, इंक्लूसिव सीरीज टू एक्सक्लूसिव सीरीज, दैट वुड बी द क्वेश्चन. एंड टू कन्वर्ट इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज. एक्सक्लूसिव सीरीज इज लाइक, एंड यार कॉमन सेंस भी लगाओ तो पेपर के लिए. क्वेश्चन में अगर इस तरीके से गैप दिया हुआ है तो ऑब्वियस सा बात है क्वेश्चन तो वही पूछेगा आपको, तो कॉमन सेंस लगा लेता उसमें कम से कम. तेरे को तो कंफ्यूज भी हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है. इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव में तुम अगर भाई इतना इजी क्वेश्चन को मिस आउट किया, कॉमन सेंस ही लगाता ना कि क्वेश्चन अगर गैप में दिया हुआ है तो इट इज बाउंड कि यू विल गेट दैट क्वेश्चन. ये तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन भी गलती करके आया है. अरे तो वो वाला करके आया है. मैं बॉडी में आके बोला. ओह अच्छा अच्छा. मतलब बड़ा मैं, रुको हम इसको खत्म कर लेते हैं, रुको एक बार के लिए. आओ. ठीक है सारे, रुको रुको रुको, लेट्स डिस्कस दिस पार्ट. दो पॉइंट मैंने समझा दिया आपको. नंबर 1 क्या था, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. नंबर 2 क्या हो गया आपका, होमोजेनियस गुड्स का. ठीक है, नंबर 3 क्या हो गया आपका, फ्रीडम ऑफ एंटर एंड एग्जिट. सर ये ना ऐसे अभी आपके सिलेबस में ऐसे कोई रेलेवेंस नहीं पॉट करता क्योंकि ये लॉन्ग रन जो होता है, लॉन्ग रन उसमें रेलेवेंट पॉइंट है. क्या लिखा, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट. व्हाट डज इट मीन? कि कोई भी सेलर को कभी भी किसी भी वक्त में मार्केट में एंटर कर सकता है और मार्केट से निकल सकता है. ठीक है, दैट्स द बेनिफिट. शॉर्ट रन में क्या होता है सर, शॉर्ट रन में तो कोई फर्क ऐसे पड़ेगा नहीं. लॉन्ग रन में क्या फायदा होता है कि सर क्योंकि फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट है, तो लॉन्ग रन में सारा का सारा फर्म्स जो है नॉर्मल प्रॉफिट्स कमाता है. क्योंकि अगर मैं देख रहा हूँ कि कोई बिजनेस में बहुत प्रॉफिट आ रहा है तो कई लोग आ जाएगा बेचने के लिए, अल्टीमेटली वापस से बैलेंस हो गया मार्केट में. और मैं देख रहा हूँ कि अगर बहुत जन आ रहा है तो अल्टीमेटली दे विल क्रिएट अ व्हाट, बैलेंस इन द मार्केट. अल्टीमेटली द बैलेंस विल क्रिएट व्हाट, a stability in the market, और ultimately the firms would earn what, normal profit in the long run. शॉर्ट रन में क्योंकि वो तो अभी हाथों हाथ है ना, जो एडवांटेज ले लेगा उसका सीन है अभी. तो शॉर्ट रन में द फर्म कैन अर्न व्हाट, नॉर्मल प्रॉफिट्स आल्सो, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स आल्सो एंड लॉसेस आल्सो. ठीक है, बट क्योंकि देयर इज अ फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट इन द मार्केट, हेंस दूर में आगे जाके लॉन्ग रन में अ फर्म विल अर्न व्हाट, नॉर्मल प्रॉफिट्स ओनली. ठीक है, तो ये वाला पार्ट मैं लिखवा दूंगा आप लोग को. इन द केस ऑफ लॉन्ग रन, because of the freedom of entry and exit of the firms and the sellers in the market, the firm will always earn what, नॉर्मल प्रॉफिट. लॉजिकल बात है ना. तूने देखा कि अभी मार्केट में बहुत बढ़िया स्पेस है, फिलहाल तू एंटर नहीं कर सकती है, पर आगे जाके लॉन्ग रन में तो एंटर कर जाएगी. ऐसे तुम्हारी तरह बहुत जन आ जाएंगे तो अल्टीमेटली बेचने वाला बहुत आ गया, कंपटीशन बढ़ गया. मैं क्या उतना प्रॉफिट कमा पाऊंगा जितना मैं पहले कमा रहा था? द आंसर इज व्हाट. समझ में, दैट हैपेंस इन एवरी स्पेस पॉसिबल.
सही बात है ना, अल्टीमेटली यू हैव टू कर्टेल डाउन योर प्रॉफिट्स टू गेट इन द मार्केट, राइट? ठीक है, सही बात है। शुरू शुरू में जो ईवी मार्केट में आ गया वो अच्छा खासा अपना एक सर्च लेके चला जाएगा मार्केट से, अब धीरे धीरे कई लोग बेचने के लिए आ गया, तो आई हैव टू ग्रेजुअली, इफ आई हैव टू स्टे इन द मार्केट, व्हाट आई हैव टू डू? आई हैव टू कट डाउन माय प्राइसेस। एयरटेल के साथ में क्या हुआ था? एयरटेल अपना मन मर्जी से प्राइस बेच रहा था, ठीक है, उसका सर्विस अच्छा था, दाम भी अच्छा खासा चार्ज कर रहा था, वो लोगों को लगा इसमें स्पेस अच्छा है। जियो आया, अल्टीमेटली कंपटीशन बढ़ा, नाउ एयरटेल इज आल्सो अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट्स, जियो भी क्या कमा रहा है? नॉर्मल प्रॉफिट्स कमा रहा है। बात समझ में आया? ये होता है फायदा किसका? फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एक्सिट। ठीक है, थर्ड फोर्थ पॉइंट क्या है? रैशनल कंज्यूमर। रैशनल कंज्यूमर मतलब कंज्यूमर इज नोन अबाउट द मार्केट, ही इज अवेयर ऑफ द मार्केट। नहीं नहीं, हम लोग बात मार्केट के हिसाब से कर रहे हैं। किसमें? हाँ, नुकसान नहीं है, नुकसान तो मार्केट से निकल जाएगा, ये भी तो फायदा है ना। वो तो है ही ना, चीज को स्टेबल तो करना ही पड़ेगा इन द लॉन्ग रन। मार्केट तो फेयर है ना। तुम ये सोचो तुम सेलर के लिए नुकसान बोला, कंज्यूमर्स के लिए कितना फेयर है? दिस इज अ फेयर मार्केट, मैंने बोला था ना, इसमें सब कुछ अच्छा चल रहा है, इसमें पीपल आर नॉट मेकिंग इट एनी अनएथिकल वाला चीज। तो यहाँ पे तो मार्केट में वो रखना पड़ेगा ना जो ट्रांसपेरेंसी है। मैंने ये नहीं बोला कि सेलर को प्रॉफिट्स नहीं मिलेगा, सेलर को मिलेगा, बट उसको नॉर्मल प्रॉफिट्स मिलेगा। पहले उसको अनशंट प्रॉफिट मिल रहा था बिकॉज मार्केट में स्पेसिंग था, ये हर मार्केट में होता है, इट्स अ वेरी फेयर थिंग टू हैपन इन द मार्केट। ठीक है, तुमको या तो इनोवेट करना पड़ेगा। सोचो एग्जांपल, एप्पल है, एप्पल इसमें फॉल नहीं करेगा वैसे तो, एप्पल विल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ सॉर्ट ऑफ मोनोपोली ओनली। मैं बोलता हूँ मानेगा कोई, वो लोग कॉन्ट्रडिक्ट करेगा कि नहीं मोनोपोली कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, बट दे फॉल इनटू मोनोपोली ओनली। शुरू शुरू में बिकॉज इट वाज वे अहेड ऑफ इट्स कॉम्पिटिटर्स, तो वो अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया। आप सोचो अगर एप्पल ने अभी तक एयरपॉड्स, वॉच ये सब नहीं निकाला होता, डू यू फील इट वुड हैव द सेम लग्जरी प्राइसिंग दैट इट चार्जेस? द आंसर इज नो, पॉसिबल ही नहीं है। वो क्योंकि इकोसिस्टम क्रिएट करके दे दिया, इस वजह से इट हैज अ लेवरेज, राइट? तो अल्टीमेटली वही तो हो रहा है, या तो तुमको भी मार्केट के हिसाब से सही प्राइस चार्ज करना पड़ेगा, या फिर तुम ऐसा कुछ इनोवेशन लेकर आ जाओ ताकि तुम अपने आप को वापस से मार्केट से क्या कर लो? सेपरेट कर लो। दैट इज योर बिलोंग, वो तो हर कंपनी करता है। समझ में आया आपको? पक्की बात, चलेगा 100%? ठीक है, तो दिस फ्रीडम ऑफ व्हाट? एंट्री एंड एक्सिट। ठीक है, फिर रैशनल कंज्यूमर क्या हो गया? कस्टमर लोगों को आइडिया, ऐसा नहीं कि कस्टमर्स लोगों को बेवकूफ बना सकते हो। कंज्यूमर्स को पता है क्या मार्केट चल रहा है, क्या स्पेस है, क्या क्वालिटी है, सब कुछ कंज्यूमर्स को पता। सर ये तो हर जगह होता नहीं है, अगर ये चीज होता तो मार्केट में लोग बाग प्रॉफिट्स कमाता ही नहीं। पीपल टेंड टू अर्न अ लॉट ऑफ प्रॉफिट्स बिकॉज द कंज्यूमर्स आर नॉट रैशनल। ट्रस्ट मी, तुमको क्या सब कुछ पता है मार्केट के बारे में, सारा प्राइस पता है भाई, तुम अपना सेक्टर में चैंपियन होगा, बाकी सेक्टर में तो पॉसिबल नहीं है। करेक्ट बात है ना, बिल्कुल। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? दो अपसर्ड पॉइंट्स है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है देखो तो, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड नो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बट इसमें क्योंकि परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, मैं तो बोला भी नहीं कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट कर रहा है। सही बात है ना, तो इसमें क्या माना है? इसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लगेगा आपका, आप चाहे कलकत्ता में बेचो चाहे यहाँ बेचो, कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं। ठीक है, नहीं होता पॉसिबल, मगर दिया हुआ एब्सर्ड पॉइंट्स है। और लास्ट में क्या लिखा हुआ है? कोई एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट नहीं है, कोई चैनल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट नहीं है आपका इन टाइप का मार्केट में। व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम द एंटायर फीचर्स? मैं मार्केट्स में ट्रैवल किया चैप्टर को, वापस मैं रेवेन्यू चैप्टर में अगर आ गया तो मेरे लिए मेन पॉइंट क्या है इसमें से? मेरे लिए मेन पॉइंट क्या है इसमें से? कि प्राइस क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। प्राइस क्या रहेगा मैडम सर? कांस्टेंट रहेगा। अब मुझे बताया रियल लाइफ सिचुएशन कौन सा हो गया? ठीक है, इसमें तीन टाइप का मार्केट है तो इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा एक बार के लिए। ठीक है, ये वर्ड से देख लो एक बार के लिए, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली। इन परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस क्या होता है? नॉर्मली क्या प्राइस सेम रहता है क्या हमेशा मार्केट में? क्या मार्केट में प्राइस हमेशा सेम रहता है क्या? द आंसर इज व्हाट? नो। प्राइस क्या होता है? फॉल होता है, फॉल होता है। कोई नया फोन भी अगर मैं इसको रखूं ना, तो ये नया फोन है, डब्बा में रख के रखा है, जैसे जैसे टाइम बीतेगा डब्बा वाला फोन का भी वैल्यू क्या हो जाएगा? गिरता रहेगा। नॉर्मली, नॉर्मली एक्सेप्शंस तो डेफिनेटली है, बट नॉर्मली क्या हो जाएगा? डब्बा का वैल्यू के साथ में फोन भी क्या होता रहेगा? गिरता रहेगा। सही बात है ना? तो नॉर्मली मार्केट में क्या होता है? प्राइसेस फॉल होता है जैसे जैसे आपका आउटपुट बिकता है। इसका प्राइस क्यों गिर गया? अगर इसका पूरा दुनिया में से 10 ही पीस होता तो क्या इसका वैल्यू गिरता? नहीं, क्योंकि इसका कई सारे आउटपुट बने थे, कई यूनिट बने थे। जैसे जैसे इनपुट बिकता है वैसे वैसे लोगों का क्रेज क्या होते रहता है? कम होते रहता है। वैसे वैसे उसका दाम क्या होते रहेगा? कम होते रहेगा। बात समझ में आया आपको? चलेगा बिल्कुल, यहाँ तक कोई इशू मुझे बताइए, दिक्कत नहीं है यहाँ पे? ठीक है, तो आप क्या समझे इसमें? फिर इन द केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन द प्राइस रिमेन्स व्हाट? कांस्टेंट, एंड व्हेनेवर इट इज कांस्टेंट इट इज व्हाट? पैरेलल टू द x axis. And in the case of imperfect competition what will happen? The price falls with the level of output. जैसे जैसे अपना आउटपुट बिकता ज्यादा है वैसे वैसे आपका प्राइस क्या होते रहेगा? फॉल होते रहेगा। चलेगा बिल्कुल यहाँ पे? ओके, नाउ लिसन, जो मैंने आपको अभी कहा है मैं उसको, जैसे अभी आपने थियोरिटिकल फॉर्म में आपने पढ़ लिया, ठीक है, वी हैव टू डिस्कस इन टर्म्स ऑफ
ग्राफिकल प्रेजेंटेशन एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन। पहले टेबुलर बनाते हैं अपन, यहाँ लेते हैं क्वांटिटी, यहाँ क्या लिखेंगे क्वांटिटी, ठीक है एक सेकंड, ठीक है ना, अभी दिख रहा है, ठीक है क्वांटिटी, प्राइस लिखेंगे, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू, इसको बिठा देता हूँ, ठीक है। तीन चीज मैंने लिख दिया, तीनों को साथ में पढ़ेंगे अपन, ठीक है, ठीक है। क्वांटिटी लिखते चले 1 2 3 4 5, चलेगा। प्राइस क्या रहता है इस केस में, हमेशा क्या रहेगा कांस्टेंट, मान ले 5 रुपया, तो पांचों केस में क्या होगा, प्राइस क्या रहेगा कांस्टेंट, बिकॉज वी हैव सीन इन द केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन द प्राइस विल ऑलवेज रिमेन व्हाट कांस्टेंट। टोटल रेवेन्यू कितना होगा आपका 5, फिर कितना होगा 10, क्योंकि यू हैव टू मल्टीप्लाई जस्ट द क्यू एंड द पी टू गेट व्हाट टोटल रेवेन्यू। कितना होगा सर आपका 15 रहेगा, फिर कितना रहेगा आपका 20, एंड देन लास्ट में कितना है सर आपका 25। ग्रेट। उसके बाद मुझे बताइए मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकालते हैं सर, पहले वाले केस में तो सेम या फिर वैसे लिख दो, सेकंड वाले में सर कुछ नहीं करना है, दूसरे वाले को पहले से क्या करना है माइनस करने का, यानी 10 माइनस 5 कितना होगा सर 5, 15 माइनस 10 कितना होगा आपका 5 5, सही बात है बिल्कुल यहाँ पे। एंड सर एवरेज रेवेन्यू कैसे निकालते हैं सर, टोटल को डिवाइड कर दो किससे क्यू से, फॉर्मूला से याद करना है या फिर लॉजिकली भी पता है हमको कि पर यूनिट मेरा प्राइस, पर यूनिट रेवेन्यू कितना आया, कैसे निकालोगे सर, सर टोटल रेवेन्यू कितना था सर 5, क्वांटिटी कितना है सर 1, 5 डिवाइड बाय 1 कितना होगा सर 5, फिर है ना 10 डिवाइड बाय 2 5 5, एंड व्हाट डू यू ऑब्जर्व वो ये कि सर इन द केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, इन द केस ऑफ व्हाट परफेक्ट कंपटीशन, आपका प्राइस क्या है 5 रुपया, तीनों केस में क्या है, तीनों क्या है सेम है आपका, तीनों क्या है आपका सेम है, पक्की बात, श्योर हो 100%, प्राइस मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू क्या रहेगा महक, बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। आपको हाँ बोलो, नहीं नहीं जरूरी नहीं, सिर्फ इस केस में, केवल इसमें फोकस करो, मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू एंड प्राइस इज व्हाट सेम, ठीक है चलेगा। आपको प्राइस लाइन ऑलरेडी बनाना आता है, प्राइस कर्व अभी भी बनाया था हमने थोड़ी देर पहले, प्राइस क्या था इस केस में कांस्टेंट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, यानी कि आप बोलना चाहते हो कि प्राइस का वही सेम लाइन इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू एम आर, सही बात है बिल्कुल यहाँ पे, पक्की बात। अब टेक दिस कॉल, हाँ एक सेकंड कंफर्म करिए प्लीज, यहाँ से बिल्कुल क्लियर है, कोई भी इशू मुझे बताइए यहाँ तक नहीं है, ठीक है। नाउ जस्ट लुक एट टोटल रेवेन्यू, एक बार आपसे टोटल रेवेन्यू को देखिए, टोटल रेवेन्यू कैसे बढ़ा, देखो एक बार के लिए इंक्रीज तो हो रहा है, देखो 5 हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 15 हुआ, फिर 20 हुआ, फिर 25 हुआ, इंक्रीजिंग रेट पे भी इंक्रीज हो रहा है, और क्या मैं बोल सकता हूँ जो इंक्रीज भी हो रहा है वो एकदम कांस्टेंट रेट में हो रहा है, पूरा टाइम कितना का इंक्रीज हो रहा है 5। थोड़ा बहुत जो मैथमेटिक्स के लोग हैं यहाँ पे, अगर कोई भी चीज कांस्टेंट बढ़ता है इट इज ऑब्वियसली अ स्ट्रेट लाइन बट फॉर्म्स अ 45 डिग्री एंगल, पूरा कट के 90 डिग्री का हाफ कट के आपका बनता है, ठीक है मैथमेटिक्स पीपल, राइट। तो इट फॉर्म्स, जिसका नहीं है टेंशन नहीं है, बीच से निकलता है ऐसे करके पेट काटा ऐसे, ठीक है 45 डिग्री एंगल में, दिस इज अ 45 डिग्री एंगल, ठीक है। अरे मैथमेटिक्स का क्लास 6 में भी तो पढ़ा था चैट्स, ठीक है। इतना स्ट्रेस लेता है मैथमेटिक्स, बोलते हैं इसका पूरा डायरेक्शन चेंज हो जाता है मुंह का, ठीक है, ज्योग्राफी चेंज हो जाता है इसका मुंह, समझ में आया आपको, पक्की बात, इट्स विल बी अ 45 डिग्री एंगल का चार्ट बनेगा आपका, ठीक है, पक्की बात, श्योर हो 100%, ठीक है। अगर मुझे इनका चार्ट को कंक्लूड करना है, मुझे बताइए तो कैसा चार्ट बनेगा आपका, अगर मैं दो तल्ला चार्ट बनाऊं, दो तल्ला चार्ट, ये देखो ऐसा दो तल्ला चार्ट, ठीक है। तो ऊपर में अगर टी आर बना तो कैसे बनेगा, दिस विल बी व्हाट अ 45 डिग्री एंगल, लॉजिकली बता रहा है कि 45 डिग्री होगा, इतना ही 5 से बढ़ेगा, इतना ही 5 से, ये देखो कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअस लेवल पे बढ़ रहा है, इसलिए बढ़ रहा है, ठीक है, ठीक है चलेगा। एंड अगर मुझे प्राइस लाइन बनाना तो कैसे बनाऊंगा मैं, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, यही आपका प्राइस लाइन रहेगा, यही आपका ए आर रहेगा, यही आपका एम आर, बिल्कुल। अभी दो तल्ला मत बनाना ऑब्वियसली, इसको मिटा ये लो खुश, अब इसमें एक्स और वाई क्या है लिख लेना, ठीक है, बट मेरा अभी दो तल्ला ही लिखूंगा, ठीक है, नोट्स में दिखा देगा ना, द पॉइंट इज जस्ट टू चार्ट, ठीक है। यहाँ पे टोटल रेवेन्यू वाला कर्व बनेगा, यहाँ पे टी आर रहेगा आपका, ठीक है, यहाँ पे प्राइस या फिर एम आर या फिर ए आर रहेगा आपका, यहाँ पे क्वांटिटी यूनिट्स सोल्ड, ठीक है, क्वांटिटी सोल्ड या क्वांटिटी यूनिट्स सोल्ड आ जाएगा, यूनिट सोल्ड आ जाएगा, ठीक है। और ये रुपीज में रहेगा हमेशा, ये नहीं बोलने का, ये रुपीज में रहेगा, कॉस्ट में भी सेम चीज है, ये रुपीज में रहेगा हमेशा, ठीक है चलेगा, पक्की बात। नहीं तो आप बर्थडे का ये मतलब नहीं है तुम कुछ भी बोलता रहेगा,
मेरा मन नहीं है। तुमको बार बार एक्स एक्स का याद करना दरकार नहीं होता लाइफ में। एक्स को हटा के वाई। ठीक है, आगे आगे जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है, ये तो फुद्दू पार्ट था, ये तो समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है ना? हाँ, ठीक है। आओ, अब सुनो, नेक्स्ट बताओ। लास्ट तक बकते रह गए। कोई बात नहीं, बोलना तो। कई डीट लोग को देखा है, कोई टेंशन नहीं। आओ, क्वांटिटी लिख रहा हूँ, 1। ठीक है, प्राइस लिखूंगा सर। इसमें प्राइस क्या होगा बताइए एक बार के लिए। कांस्टेंट रहेगा, इट फॉल्स, राइट? तो कह रहा है राइट 5 4 3 2 1, प्राइस व्हाट फॉल्स, बराबर। तीन चीज कैसे निकालना पड़ेगा मेरे को? निकालना पड़ेगा टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, टोटल रेवेन्यू कैसे निकालेंगे? कितना होगा? 5 देन 8। ठीक है, कोई अगर समझदार है, कोई अगर समझदार है तो वो टीआर का कर्व को एग्जैक्टली कोई कर्व से सिमिलर बना सकता है। एग्जैक्टली याद करो, टीआर कर्व इज एग्जैक्टली सिमिलर टू सम कर्व, आई डोंट रिमेंबर व्हाट, बट साइट्रस पैराबल। ceteris paribus is keeping the other factors constant. इसमें टीयू फॉल होता है, नेगेटिव नहीं होता है, फॉल होता है। दिस कर्व इज एग्जैक्टली सिमिलर टू टीयू कर्व, टोटल यूटिलिटी कर्व। ठीक है, जो कि बढ़ता है, हाईएस्ट पॉइंट में पहुंचता है, गिरता है। तुम तो खुद ही मत बोलो, तुम कुछ भी बोला, ठीक है ना? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वो प्रोडक्शन का पार्ट है, वो एकदम सिमिलर नहीं होगा, क्योंकि क्योंकि इट इज नॉट सिमिलर टू टीपी कर्व, बिकॉज उसमें शुरू वाले केस में प्रोडक्शन बढ़ता है, फिर फॉल होता है, फिर जीरो नेगेटिव होता है। इसमें कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है? फॉल हो रहा है आपका। देखेंगे अभी, अभी देख भी लेंगे आपका, आराम से, टेंशन मत करो। ठीक है, लेट मी कंप्लीट द एंटायर चार्ट, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, टेल मी एमआर। एमआर क्या होगा सर? पहले वाले केस में सोचो 5 मान लो एक बार के लिए, सेकंड वाला केस में कितना हो रहा है? फिर फिर कैन यू ऑब्जर्व समथिंग? इज इट एकदम एग्जैक्टली सिमिलर टू एमयू कर्व और नॉट? एमयू क्या था? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता था? कि जैसे जैसे हम कोई सामान को कंज्यूम करते हैं, वैसे वैसे हमारा सेटिस्फैक्शन क्या होते रहता है? फॉल होते रहता है। इट कैन बिकम जीरो एंड नेगेटिव, इट कैन बिकम जीरो, और इट हैज गॉट नो लिंक विद टीयू एंड एमयू। मैं सिर्फ इसको मिला रहा हूं ताकि आप लोगों के दिमाग में बैठ जाए, कि भूले ना हो आप लोग। ठीक है ना? देखो एग्जैक्टली एमआर में भी ये हो रहा है ना, इट इज कंटिन्यूअसली फॉलिंग, इट इज बिकमिंग जीरो एंड नेगेटिव। ठीक है, सिंस एमयू एमआर कर्व इज एग्जैक्टली सिमिलर टू व्हाट? एमयू कर्व, तो टीआर कर्व विल बी ऑलवेज इक्वल टू व्हाट? बिकॉज एमआर एंड टीयू के बीच में, और एमआर और टीआर के बीच में हमेशा क्या रहता है? रिश्ता रहता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है? एक रिश्ता तो हमेशा रहता ही है। एम एंड टी के बीच में हमेशा क्या है? रिश्ता। समझ में आया आपको? हाँ भाई, अगर आप इसके वजह से कंफ्यूजन हो रहा है आपको कि सर ये टीयू एमयू, तो भूल जाने का, मैं आप लोगों को लिए इसलिए दिया कि टीयू से आप लोग शायद इससे लिंक कर सकते हो, टीपी वाला कर्व से आप कॉस्ट वाला पार्ट को लिंक कर सकते हो, ताकि आप लोग के लिए इजी हो जाए, सारा चार्ट से एक साथ बैठा हो। ठीक है, मैं चार्ट बना के दिखा दूंगा, टेंशन मत कर। ठीक है, एआर का बताओ कैसा? एआर निकाल के बताओ कितना होगा? 5। ठीक है, चलेगा? व्हाट डू यू सी ऑब्जर्व हियर? सब प्राइस और एआर हमेशा, चाहे परफेक्ट कंपटीशन हो चाहे इनपरफेक्ट कंपटीशन हो, प्राइस एंड एआर हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। मेरा ऊपर में जो कॉन्सेप्ट अपन पढ़ा था, कौन सा सर? सर ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था अपन ने एआर वाला, क्या मैं इसमें इक्वल टू प्राइस लिख सकता हूं? कि एआर हो चाहे प्राइस कांस्टेंट हो या ना हो, एआर हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। परफेक्ट कॉम्बिनेशन में बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा, और इनपरफेक्ट में क्या होगा सर? फॉल होते रहेगा। और अगर आप लोग स्मार्ट हो तो आप मुझे बताइए, एमआर क्योंकि आपको शार्प मूवमेंट बताता था, तो एमआर जो है वो जीरो और नेगेटिव हो सकता है, बट एवरेज कभी भी जीरो और नेगेटिव नहीं हो। अगर एवरेज एवरेज रेवेन्यू नेगेटिव है, उसका मतलब समझ रहे हो आप लोग? एवरेज रेवेन्यू अगर नेगेटिव, उसका मतलब समझ रहे हो? तुम मेरे से पढ़ने आ रहे हो और हम तुमको फीस दे रहे हैं, है ना? वो तब एआर नेगेटिव होता। समझ में? ऑन एन एवरेज कैसे नेगेटिव आएगा? कि हम पढ़ा रहा है आपको, साथ में आपको फीस भी दे रहा है, कि यार थैंक यू। परीक्षा को तो एक्चुअली दे भी देना चाहिए कि थैंक यू, तुम मेरे से पढ़ने आया है, हाउ नाइस ऑफ यू। ठीक है, समझ में आया या नहीं है? तो उस केस में एआर क्या होगा? नेगेटिव। क्या रियल लाइफ में ऐसा होता है? ख्याली पुलाव में होता है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं चलेगा बिल्कुल यहाँ पे। ठीक है, पक्की बात, 100%। ठीक है, द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, इसी का मतलब चार्ट बना रहा हूँ मैं, और खत्म कर देंगे आज का क्लास को। ठीक है, इज इट क्लियर यहाँ तक? बिल्कुल कोई भी इशू, कोई भी दिक्कत मेरे को बताओ इस वाला पार्ट से, नहीं हो रहा ना? पक्की बात? ठीक है, डन। लेट्स ट्राई टू मेक द कर्व्स हियर। ठीक है, वापस से
ऑलमोस्ट जनरल रिलेशनशिप इज लेफ्ट। नहीं वो नहीं कर रहा है, वो सिलेबस में नहीं है आपका, वो मैंने लास्ट क्लास में समझाया था लोगों, क्योंकि लोग दे वांटेड टू नो अबाउट इट, दैट्स बट इट्स अ गुड पार्ट, इट वाज अ गुड इंटरेस्टिंग पार्ट जो कि आप लोग का सिलेबस हटा दिया गया है। नहीं आरजीएस नहीं, वो एनसीईआरटी में ही जो सीबीएसई में जो अपडेशंस आया ना सिलेबस का, उसी में हटाया हुआ है आपका, ऐसा आरजीएस बोल के नहीं है। रेवेन्यू वाला पार्ट, हाँ हाँ हाँ, सही। आप सुनो, मेरे को याद करो, मार्जिनल, सुनो, मार्जिनल जब जीरो होगा, टोटल कहाँ रहेगा, हाईएस्ट। यहाँ पे क्या मार्जिनल जीरो हो सकता है इस वाले केस में? मार्जिनल, एवरेज नहीं, मार्जिनल हो सकता है ना, तो पहले कौन सा कर्व बनाओ, और मुझे बताओ, समझ में आ गया ना? बिल्डिंग ब्लॉक्स से फायदा होगा आपका मार्जिनल एंड मार्जिनल का और टोटल का, ठीक है? मार्जिनल शार्प रहता है या फैला फैला? मार्जिनल हर एक कदम का मूवमेंट बता रहा है वो, तो वो क्या होगा, शार्प होगा, ठीक है? दिस इज दी एमआर कर्व, चलेगा बिल्कुल। इट एमआर देखो, डेटा देखो, ऊपर डेटा देखो, एमआर इज व्हाट, कंटिन्यूअसली फॉलिंग, इट इज बिकमिंग जीरो एंड व्हाट, नेगेटिव, इज द सेम थिंग हैपनिंग हियर आल्सो, ठीक है? चलेगा। एंड आई विल मेक द एआर कर्व व्हिच इज दिस, चलेगा? दिस इज द एआर कर्व, so it is falling continuously but it is never zero or negative, hence it is not touching the x-axis, चलेगा? Marisha satisfied? ठीक है, हैप्पी? नाउ एआर समझ में आ रहा है आपको? मनीषा मैं क्या एआर को स्लैश लिख के प्राइस लिख सकता हूं, मुझे बताइएगा? इज इट फेयर यहां तक? बिकॉज एआर एंड प्राइस विल ऑलवेज रिमेन व्हाट, आपको फिल इन द ब्लैंक्स में अगर बाय चांस जो टेबल याद है ना जिसमें वैल्यू निकालना पड़ता है, बाय चांस अगर एआर नहीं देकर प्राइस दे दिया, तो क्या उसके ऊपर पट्टी लगा के आप एआर लिख सकते हो उसके ऊपर? पक्की बात, ऐसे बुद्धू वाला क्वेश्चन तो नहीं करेगा ना कि ये भैया एआर निकालने बोला है बट डेटा ही नहीं दिया हुआ इसमें, से तो नहीं करेगा ना आप लोग? करेगा? पक्का नहीं करेगा? श्योर। अब मुझे बताओ पायल, अगर तुम्हारे अंदर दम है तो, ठीक है, कि एमआर जब यहाँ पे लड्डू होगा, लड्डू दिख रहा ना, हाँ, तो क्या होगा टीआर? पीक में होगा, तो पीक बना ले यहाँ से। तो कैसे बनाना समझ में आ गया ना, पेंसिल लेने का, स्केल लेने का, गरीबी ना दिखाने का हाथ से, हाँ परीक्षा, समझ में आ रहा है? आई हैव ऑल द कलर्स, ठीक है? नाउ इसके पे क्या करेगा अपन, बढ़ाएगा, हाईएस्ट पॉइंट फिर गिरा, ये कौन सा हो गया, चलेगा? दिस इज एग्जैक्टली सिमिलर टू विच कर्व, टीयू कर्व एंड एमयू कर्व, अगर मन है तो देख लेने का आप, सेम कर्व थे, खाली टीयू में एयू नहीं था, एवरेज यूटिलिटी बोल के कुछ नहीं था, तो अपन यहाँ पे सिर्फ स्पेशल क्या डाला है, एवरेज रेवेन्यू, बाकी सेम, एग्जैक्टली सेम, डिट्टो। इसी बाजार में तुम लोग, हम लोग को, बच्चा लोग को चार्ट्स में दिक्कत नहीं होता है, यही लास्ट था चार्ट्स, इसके अलावा एक चार्ट और है, खत्म। चार्ट में कोई दिक्कत होना चाहिए, वैसे हम लोग अगर कंटिन्यूसली किया है तो किसी को दिक्कत नहीं होने वाला, मेरी गारंटी है चार्ट में। आप सिखा दोगे जरूर से कि आज बैठ के बताता हूँ कैसे चार्ट बनेगा, ये मेरी गारंटी है। बट कुछ कुछ लोग हैं जो लोग अपने टैलेंट का गलत फायदा भी उठाता है ना? परीक्षा के बगल में बैठने वाली लड़की, क्या कर दिया अब मैं तो, वही एग्जैक्टली, दैट इज माय क्वेश्चन, क्या किया तुम? हो गया, डन, खत्म कहानी, इतना क्यों सुना रहे हो? रहने दो, बस बस रहने दो, ठीक है? आओ, समझ में आ गया आप लोगों को ये वाला पार्ट? दिस इज द रेवेन्यू पार्ट इन द केस ऑफ, अगर आप लोग चैप्टर को एक बार के लिए वापस से रिकॉल करें, देखो एक बार क्या लिखा हुआ है। सर हम लोगों ने रेवेन्यू वाला पार्ट देख लिया था, सर इन द केस ऑफ व्हाट, परफेक्ट कंपटीशन, इन परफेक्ट कंपटीशन, दिस टू आर व्हाट, डन। सिर्फ जनरल रिलेशनशिप पता है, इसलिए मैंने नहीं करवाया इसको, क्योंकि जनरल रिलेशनशिप में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस का इंटैक्टिंग आ जाता है, ठीक है? पर आपको तो पता मैं हूँ, ठीक है? प्रोडक्शन का चार्ट याद है? प्रोडक्शन का चार्ट, जस्ट आस्किंग, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, प्रोडक्शन का चार्ट याद है किसी को? कौन सा पार्ट? ये नहीं पढ़ना, ये आप लोग के सिलेबस में नहीं है। इन परफेक्ट के अंदर तीन मार्केट बच्चा आता है, एक मोनोपोली बच्चा, एक मोनोपोलिस्टिक बच्चा, एक ओलिगोपोली, ये आपके सिलेबस में नहीं है। आई विश इट वाज देयर, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग वाला पार्ट ना। जनरल में याद है टीपी का कार्ड, टीपी एपी एमपी याद है? टीपी एपी एमपी, ठीक है? पक्का टीपी एपी एमपी याद है? तो आप मुझे बताइए, मुझे बताइएगा के लिए, टीपी का चार्ट याद है? एपी और एमपी का चार्ट याद है? याद आ रहा है? दिस वाज एमपी, दिस वाज एपी, याद आ रहा है आपको चार्ट? ठीक है ना? इसको बस नीचे में डंडी टांग दो, क्या बन गया? प्रोडक्शन चार्ट में अपन ने टीपी और सॉरी एमपी और एपी पढ़ा था ना, ठीक है? एपी और एमपी पढ़ा था ना?
इसी को बस क्या कर दो, डंडी को नीचे टान दो, तो क्या बन जाएगा, एमआर और एआर कर्व। ठीक है, पर दृष्टि बोलता है भैया ये तो गलत बात हो गया, आप सिर्फ रटवा रहे हो। अरे नहीं भाई, सुनो, प्रोडक्शन में कंज्यूमर क्या चाहता है, प्रोडक्शन ज्यादा हो या कम हो, ज्यादा हो। कॉस्ट क्या चाहता है, कम हो। इसलिए प्रोडक्शन और कॉस्ट के जो रिश्ता कैसा था, इनवर्स था। रेवेन्यू भी क्या चाहेगा, ज्यादा या कम हो, कम रेवेन्यू चाहता था, मैं फर्म खोल रहा था, कम पैसा है, ज्यादा आएगा ना, ज्यादा कौन सा था, प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन का चार्ट और रेवेन्यू का चार्ट कैसा होगा, बिल्कुल सेम होगा, टोटल में फर्क आएगा, बट एवरेज और मार्जिनल में तो क्वांटिटी हट गया, तो आपका जनरल रिलेशनशिप आ गया, तो चार्ट बिल्कुल क्या होगा, सेम। स्मार्ट इंसान देखो, परफेक्ट कंपटीशन में कोई नया चार्ट याद करना नहीं है, क्योंकि इजी चार्ट है, एक ही चार्ट को याद करना है आपको, क्योंकि तीन चीज तो सेम ही है, प्राइस, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू बिल्कुल सेम छे। टीआर बनाना मेरे को आता ही भाई, मैथमेटिक्स नॉलेज। ठीक है, इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या है, इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू टीयू एमयू, और इसमें क्या है, एग्जैक्टली सिमिलर टू एआर एंड एमआर, खत्म। सॉरी, एग्जैक्टली सिमिलर टू एपी एंड एनपी, सॉरी, प्रोडक्शन और वाला चीज। अब इसमें अगर प्रोडक्शन चैप्टर खूब बढ़िया से किया हुआ है तो दिक्कत होने वाला ही नहीं है। हैव यू वेरीफाइड महक, कर लिया वेरिफिकेशन, हो गया जनरल रिलेशनशिप, ठीक है, पक्की बात। ठीक है, एंड ऑलमोस्ट आपका सिलेबस खत्म हो गया, एक चैप्टर बचा हुआ है, वो भी एक क्लास का चैप्टर, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, खत्म। माइक्रो इज डन। सप्लाई, सप्लाई ठीक है, सप्लाई, हाँ वही तो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, उसी में करवा देगा, उसी में जब करवाएगा ना, देखो ये प्राइस डिटरमिनेशन था, अभी सिखाया था ना मैंने, क्वेश्चन क्वेश्चन सिखाया था ना आपको, प्राइस डिटरमिनेशन अंदर परफेक्ट कंपटीशन, वो यही है। इसमें क्या है, राइटवर्ड शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, प्राइस फ्लोर, और वो वाला पूछता है एक तो दो दो मार्क का सवाल, वो करवा देना। ठीक है, चलेगा। तो ऑलमोस्ट आपका 2 से 3 क्लास में माइक्रो इज ओवर। ठीक है, मतलब एक बार का। हाँ भी बोला, देखो ना पेशेंस से, हम पीडीएफ दे देते तुमको, तुम वो करो। हाँ बोलो बोलो, कौन बोला, उदित बोला था क्या? हाँ यही तो फीचर्स पढ़ाया ना अभी मैंने, वही है, समझ रहे हैं, वही है। नहीं नहीं, वो चार्ट क्या है, इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन के भी खूब सारे चार्ट्स थे, वो आपके सिलेबस में है नहीं, दिखाओ, लाके दिखाओ।